जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्र या तुमच्या सगळ्यांच्या लाडक्या कार्यक्रमात तुमचं खूप खूप स्वागत. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण सामाजिक आणि राजकीय विषयांवर भविष्यवाणी ऐकत असतो. पंडित राजकुमार शर्मा यांच्याकडनं आजही ते आपल्याबरोबर आलेले आहेत आणि बऱ्याच विषयांना आज आपण स्पर्श करणार आहोत. पैकी एक कन्हैया कुमार, ज्याचं भाषण थोड्या वेळापूर्वीच तुम्ही ऐकलं असेल. तृप्ती देसाई, ज्यांच्या आंदोलनाला नवीन दिशा, नवीन धार आलेली आहे या मागच्या आठवड्यामध्ये. या पलीकडे जाऊन नितीश कुमारांचं नेतृत्व जेडीयूला कशा प्रकारे फलदायी ठरेल की नाही ठरेल याविषयी आपण बोलणार आहोत. राज ठाकरे आणि भाजपचे संबंध याविषयी आपण बोलणार आहोत. आणि नेहमीच ज्याची तुम्हाला सगळ्यांना उत्सुकता असते, शेअर मार्केट, सोनं, चांदी या सगळ्या दरांविषयी आपण बोलणार आहोत. तेव्हा पंडित राजकुमार शर्मा आपल्याबरोबर आलेले आहेत. पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में. हरिओम. जी हाँ, काफ़ी सारे विषय हैं जिनके बारे में पहले ही मैंने अपने प्रेक्षकों को बता दिया है, लेकिन शुरुआत जो है हम इसी बात से करना चाहेंगे क्योंकि हनुमान जयंती कल हम सब ने मिलके मनाई हुई है और आज शनिवार का दिन है. हम सब जानते हैं शनिवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है. बिल्कुल बिल्कुल सही है. तो कहिए, शुरुआत किस मंत्र से कैसे करेंगे हनुमान जयंती की? पवन तय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप. शनिवार को हनुमान जी का नाम लेना या उनको तेल चढ़ाना या शनिदेव को तेल चढ़ाना या हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना, आग के पत्तों की माला चढ़ाना. आपने देखा होगा कि शनिदेव और हनुमान, इनका बहुत ही गहरा संबंध है. अगर धर्म की बात करें, ज्योतिष शास्त्र की बात करें, तो शनि की साढ़े सती में हम हनुमान चालीसा पढ़ने को कहते हैं. हम संकट मोचन, संकटवान पढ़ने को कहते हैं. इसीलिए क्योंकि शनिदेव जब रावण के ऊपर हनुमान जी ने चढ़ाई की, लंका के ऊपर, छोटी सी एक बात सुनाता हूँ आपको. तो वहाँ पर शनिदेव जो हैं, क्योंकि बेसिकली शनिदेव जो हैं वो रावण की सपोर्ट करते थे और बीच में आकर खड़े हो जाते हैं रावण को बचाने के लिए. और हनुमान जो हैं वो राम सेवक, रामदूत हैं. रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा. तो रामदूत जो हैं वो हनुमान जी अपनी पूंछ के साथ में शनिदेव को बांधकर पूरी लंका में घसीटते हैं. तो हनुमान जी के सामने शनिदेव जो हैं वो प्रणाम करते हुए अपने आप को बचाने की गुहार लगाते हैं और कहते हैं कि हे हनुमान, तुम्हारी सेवा में, तुम्हारी भक्ति में इतना दम है कि मैं यहाँ आपको वरदान देता हूँ कि जो भी व्यक्ति शनिवार वाले दिन मुझे तेल चढ़ाएगा और हनुमान जी आपकी आराधना करेगा, उसके ऊपर मैं प्रसन्न होऊंगा. इसलिए ऐसी कई कथाएं हैं. यहाँ पर शनिदेव और हनुमान जी इकट्ठे हैं. और जिन राशियों के ऊपर इस वक्त साढ़े सती चल रही है, जैसे वृश्चिक, धनु, तुला, वृश्चिक और धनु, पर्टिकुलरली वृश्चिक और धनु राशि वालों को तो हर शनिवार के दिन हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए. क्योंकि संकट हटे मिटे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत पीरा. संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे. ये हनुमान चालीसा के दोहे हैं. आप सबसे यही अनुरोध है कि डेफिनेटली शनि और हनुमान जी जो हैं, उन दोनों की प्रार्थना से कई संकट दूर हो जाते हैं, विशेषतर साढ़े सती के. तो ये संबंध बहुत ही गहरा है. और वैसे भी हनुमान जी की प्रार्थना करने वाले व्यक्ति जो हैं उनको आरोग्य प्रदान होता है. पंडित जी, ये तो मुझे भी मालूम नहीं था जो आपने समझाया शनि और हनुमान जी के रिश्ते के बारे में. बिल्कुल बिल्कुल. पंडित जी, अगर इसके बाद हम एक एक हमारे जो मुद्दे हैं उठाते हैं, जरूरी है. हाँ. और उसमें से पहला जो है वो कन्हैया कुमार का. सिर्फ थोड़ी ही देर पहले मुंबई में वो आए हुए हैं. मुंबई का उनका भाषण हम सब ने सुना. 2 हफ्ते में हम काफ़ी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कन्हैया कुमार को लेके. तो अब उनकी आगे की दिशा आपको क्या दिखती है कन्हैया कुमार की? क्या वो एस्टेब्लिश होते दिखते हैं एक 3 भाषणों के बाद देश भर में कन्हैया कुमार? मैं छोटे से सब चीज़ें गागर में सागर पिरोने की कोशिश करूंगा कि कन्हैया कुमार जब जेल गए तभी हमारी प्रेडिक्शन हिट हुई कि वो इन 3 तारीख को बाहर आकर कांग्रेस नहीं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन हो जाएंगे, विच इज़ लाइकली टू हैपन नाउ. आप देख रहे हैं कि जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये फाइनली वर्डिक्ट कर दिया है कि वो एक राजनेता के पूरे गुण हैं. अब कन्हैया कुमार जब बाहर आकर भाषण करते हैं जेएनयू में, तो वहाँ पे भी उनकी प्रतिमा जो है वो सामने नजर आती है.
यहाँ पे ग्रहों की बात है। पूर्णिया बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ बच्चा जिसकी कन्हैया उनका नाम कन्हैया है और कन्या राशि है, तो मिलती जुलती बातें हैं। कन्हैया और गुरु की महादशा चल रही है उनकी। गुरु की महादशा उनकी है जो 11/12/2007 से शुरू हुई है। विद्यार्थी और विद्यार्थी होने के बाद में विद्यार्थी होने का ये कह ले कि राजनीति में प्रवेश करना। कन्हैया कुमार के अगले कुछ साल बहुत ही अच्छे हैं। आप ये समझ लीजिए कि 16/9/2016 तक, जब तक शनि और मंगल इकट्ठे हैं, उनको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। और देश विरोधी गतिविधियां जो मीडिया या कुछ लोग कहते आए हैं या एबीपी कहता आया है कि वो अफजल गुरु को सपोर्ट करते हैं, प्रोफेसर गिलानी को सपोर्ट करते हैं, ऐसी गतिविधियों को छोड़कर अगर देश प्रेम और राष्ट्र की सेवा करने की बात करेंगे तो डेफिनेटली भारत में एक नया राजनेता पैदा हो चुका है और उनका स्तर और बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रद्रोह की बात होगी, वहाँ पर राष्ट्र एक तरफ और कन्हैया कुमार एक तरफ होंगे। कुंडली में गुरु की महादशा है, गुरु उत्तम बैठा हुआ है, इसलिए इनको 2019 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते देख सकते हैं आप, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनते देख सकते हैं। कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार का जो भविष्य है वो उज्जवल है और वो आगे बढ़कर कई कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मगर अगेन एंड अगेन सावधानी की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि यहां पर आपके ऊपर इल्जाम लग चुके हैं कि आपने राष्ट्रद्रोहियों की सपोर्ट की, आप उसके उनके पक्ष की बात करते हैं, चाहे आप उस भीड़ में थे या नहीं थे, ये तो समय बताएगा। मगर 16/9/2016 तक मंगल जब तक नहीं बदलता, ओवर कॉन्फिडेंस छोड़कर सुरक्षा का ध्यान रखें, अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। ये दोनों चीज़ें आप लगातार कहते आए हो उनके बारे में, सुरक्षा के बारे में भी और नेता के रूप में उनके उभरने के बारे में भी। और ऐसा ही एक व्यक्तित्व है जो पिछले 2 हफ्ते नहीं बल्कि कुछ महीनों से चर्चा में है, तृप्ति देसाई, जिन्होंने आंदोलन खड़ा किया है महिलाओं के लिए, जो मंदिर के अंदर प्रवेश के लिए। तो अभी फिलहाल उन्होंने एक बीड़ा ऐसा उठाया हुआ है हाजी अली दरगाह में प्रवेश, महिलाओं के प्रवेश का। जी, तो कहिए क्या आपको दिखता है उनके बारे में? तृप्ति देसाई की अगर हम बात करें तो एक डेफिनेटली प्रगतिशील महिला है और ऐसी महिलाओं को हमारे नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यहाँ नारियों की पूजा होती है, यहाँ उनके ऊपर विश्वास किया जाता है या उनकी इज्जत की जाती है, वहाँ देवता वास करते हैं। मगर तृप्ति देसाई जो है ये लकीर से हटकर हजारों साल से चली आ रही प्रथा को, देखिए प्रथाएं बदलती हैं मगर कलयुग में हैं हम लोग। मैं तो आपके शो के माध्यम से, राजमंत्र के प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत बार कह चुका हूं कि कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार से भी ज्यादा तृप्ति देसाई को अपनी सुरक्षा के ऊपर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी कुंडली में 3 योग बनते हैं। सबसे पहले मैं सकारात्मक योग की बात करता हूं, राजयोग, क्योंकि जिस वक्त केजरीवाल ने अन्ना का आंदोलन ज्वाइन किया था तो बहुत से शोज के माध्यम से मैंने ये कहा था कि ये राजनीति ज्वाइन करेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, और उन्होंने बनाई। भूमाता ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई के बारे में मैं आज यहां पर वापिस और एक बार पुनः, अगर नहीं की हुई भविष्यवाणी तो ये भविष्यवाणी करता हूं कि 16/2/2017 से पहले तृप्ति देसाई ये जो भी कर रही हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की प्रयत्न करेंगी और सेक लेंगी और राजनीति में प्रवेश कर जाएंगी, चाहे वो शिवसेना है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, एनसीपी है, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी में ज्वाइन करेंगी। दूसरी बात, वापिस कन्हैया कुमार की तरह, मैं तो कन्हैया कुमार को 16/9/2016 तक बोल रहा हूं, मगर यहां पर इनसे अनुरोध करता हूं, आप बच्ची हो, 16/4/2017 तक अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आपको धर्म की हानि की तरफ ले जाकर देख रहे हैं, चाहे वो स्वरूपानंद सरस्वती हैं, चाहे वो हाजी अली के मुजाबिर हैं। कहीं ना कहीं आप बलि का बकरा मत बनिए, आप अपने आप को, अपनी सुरक्षा को, अपनी जो भी आपने ये संगठन खड़ा किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम उठाएं। पहले समझ लें, संस्कार, सभ्यता, कहीं ना कहीं हजारों साल से जो आदमी कपड़े पहनना सीखता है, डेफिनेटली उन कपड़ों को आप एक दिन में तो नहीं उतार सकते। इसको सहज पके सो मीठा होए, इस बात का ध्यान रखें। आपके लिए एक ही सलाह है कि आप अपनी
सुरक्षा का विशेष विशेष ध्यान रखें। आपके बाजू में खड़ा हुआ व्यक्ति भी आपका शत्रु हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर, जैसे कोल्हापुर में आपके ऊपर प्रहार हुआ, शनि मंदिर शिंगणापुर में आपके ऊपर प्रहार हुआ। मैं पहले भी कहता आया हूँ, ये जितने भी देवी देवताओं की पिंडियाँ हैं, इनके ऊपर ना तो आदमी ना औरत हाथ लगाना ही नहीं है, अनिवार्य नहीं है। वहाँ पे एक आदमी है जिसका नाम है पंडित, पुरोहित, उसको फूल दिए जाते हैं, उसको हार दिए जाते हैं, उसको तेल दिया जाता है, वो उसको चढ़ा देता है। आप खुद वहाँ पर जाकर बैठ नहीं सकते। डेफिनेटली वहाँ पर धर्म की हानि होती है। आप उस चबूतरे पर पहुँच गए, आपको अधिकार मिल गया, मगर आप वहाँ पर हाथ लगा के, मत्था टेक कर, और वो सब चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं धर्म से हटकर हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपने जो कदम उठाया वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। पंडित जी, ये कुछ विषय है जिनकी हमने इससे पहले भी विस्तार से चर्चा की है, लेकिन कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं जो इस हफ्ते के मुद्दे हैं जिनकी तरफ बढ़ते हैं, और उनमें से ही एक है नीतीश कुमार जी का जेडीयू के अध्यक्ष के रूप में ऊपर आना। बिल्कुल। तो उनका भविष्य, उनकी कुंडली, उनका भविष्य क्या कहता है? राजमंत्र के एक शो के माध्यम से हमने बिहार में नीतीश कुमार को राजा बनते देखा। बिल्कुल। और आप सबका बहुत ही अभिनंदन आपने किया, और आपने हज़ारों लाखों SMS, व्हाट्सएप, मेल्स किए, उसके लिए आप सबके आभारी हैं। अब नीतीश कुमार जी का वापस इस शो में नाम आ गया, क्योंकि अभी वो जेडीयू के अध्यक्ष बन गए हैं और शरद यादव जो हैं वो स्टेप डाउन हो गए हैं। मित्रों, अगर हम उस समय की, उस दिन की, यानी कुंडली का निर्माण करते हैं, तो हनुमान जयंती, पूर्णिमा, एक शुभ दिन, और मैं आज फिर इस शो के माध्यम से एक तड़पदार भविष्यवाणी करता हूं और आपको मेरी उन बातों का स्मरण कराता हूं जो मैंने पहले शोज में नीतीश कुमार के बारे में और राहुल गांधी के बारे में कही थी। नीतीश कुमार की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 1 मार्च 1951, वृश्चिक राशि, मगर लगन मीन लगन, वृश्चिक राशि मीन लगन, 6/4/2015 से राहु की महादशा में, इस वक्त राहु की महादशा चल रही है उनकी। और आपको याद होगा 2004 में मनमोहन सिंह की राहु की महादशा चली थी, तो हमने प्रेडिक्ट कर दिया था कि इंडिया शाइनिंग धूल में मिल जाएगा, मनमोहन सिंह विल बी द नेक्स्ट PM। यहां पर राहुल गांधी की राहु की महादशा शुरू होने वाली है, अभी शुरू हुई नहीं है, अगले साल शुरू होगी। नीतीश कुमार की राहु की महादशा शुरू हो चुकी है। 2019 में राहु में गुरु की अंतर्दशा शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं 2017 में, अप्रैल 2017 के बाद ऐसे समीकरण बनेंगे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार और कैंडिडेट बनते हुए दिखाई देंगे। क्या बात है। बिल्कुल, क्योंकि राहु की महादशा में मनमोहन सिंह, राहु की महादशा में हमारे देश के अधिकतर नेता जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और राहुल जी की महादशा जो है राहु की, वो भी शुरू होने वाली है अगले साल। इसलिए मुकाबला राहुल गांधी और नीतीश कुमार में होगा। इन दोनों में कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अगर मिड टर्म पोल होते हैं कभी भी आगे जाकर, जो पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखती है केंद्र में, तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष 2 चुनौतियां होंगी, एक राहुल गांधी और एक नीतीश कुमार। जो 10 से 15 सीट ज़्यादा ले गया, एक नया गठबंधन होगा जिसमें राहुल गांधी या नीतीश कुमार, कोई भी PM बन सकता है, जिसमें राहुल जी की कुंडली में 19 और 20 का फर्क समझते हैं आप। 20 राहुल जी होंगे और 19 नीतीश कुमार होंगे। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी एक भविष्यवाणी और आपने लोगों के सामने रखी हुई है आज के दिन में। जी बिल्कुल, क्योंकि यही पॉलिटिकल भविष्यवाणियां, राजमंत्र के माध्यम से लोगों का अभिनंदन, जिस तरह का ये शो है, जिस तरह के लोगों की प्रतिक्रियाएं आती हैं, बहुत ही प्रशंसनीय है। तो नीतीश कुमार जो है डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों, मैंने आप बोला था कि ये जीत बिहार से शुरू हुई है, ये यात्रा बिहार से शुरू हुई है, ये दिल्ली की गद्दी तक आकर रुकेगी, और कहीं ना कहीं वातावरण नीतीश कुमार के
पक्ष में नजर आता हुआ दिखाई देता है, लोग जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, काफिला बनता रहेगा और वो नायक के रूप में आगे आते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, हम ये आपकी जो भविष्यवाणी है नीतीश कुमार जी तक भी ज़रूर पहुंचाएंगे, क्योंकि उनके भी हौसले बुलंद हो जाएंगे उनके आगे की राजनीति की जो हालचाल रहेगी उसमें। पंडित जी, फिलहाल और एक विषय है, मुद्दा है, हमने देखा है नरेंद्र मोदी जी को यात्राएं करते हुए भारत से बाहर जाकर भारत के बारे में लोगों को बता रहे थे। एक और जुड़ गया उनमें सुषमा स्वराज जी, हाल ही में उन्होंने कुछ अंतर्राष्ट्रीय दौरे किए हैं, पाकिस्तान से भी चर्चा दोबारा से शुरू करने की कोशिश करी है। तो एक दोनों के ये जो प्रयास है उनको साथ में लेके आप भारत और इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में क्या कहोगे? देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, जिन्होंने विश्व में, चाहे वो योगा हो, चाहे वो FIIs की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो भारत से बाहर जाकर देश की प्रगति के लिए प्रसार हो, जिस तरह के झंडे गाड़े हैं। आप ये देखिए कि हमारे एक पहले प्रथम प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने लंदन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, दुबई में इस तरह की मॉब इकट्ठी की जिस तरह कोई अंतर्राष्ट्रीय हीरो होता है। लोग मोदी 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 करते हुए मुंह सूखता है। और नरेंद्र मोदी ने डेफिनेटली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी प्रतिमा, हमारे राष्ट्र की प्रतिमा को बड़ा किया है। और यहाँ तक सुषमा जी की बात है, सुषमा जी डेफिनेटली, एक बात और समझ लीजिए, अगले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का चेहरा एक स्त्री भी हो सकती है जिसका नाम सुषमा स्वराज होगा। क्योंकि एक ज़माने में बाला साहब ठाकरे ने सुषमा स्वराज जी का नाम चलाया था, अगर आपको याद हो। जी हाँ, तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं सुषमा जी में और उनकी कुंडली में भी वो दमखम है कि वो आगे आने वाले दिनों में जिस तरह वो आज काम कर रही हैं, चाहे वो इराक में हो, सीरिया में हो, लीबिया में हो, पाकिस्तान में हो, जिस तरह हमारे लोगों को वहाँ से बचा बचा कर सुषमा जी ला रही हैं, उनकी दुआएं डेफिनेटली लगेंगी। और आज के दिन अगर हम सुषमा जी की बात करें तो एक सक्षम, बहुत ही कार्यशाली में निपुण पहली एक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऐसी हैं, फॉरेन मिनिस्टर ऐसी हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। और अगर आप बोलें कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों की बात करें, जी हाँ, तो दिल तो नहीं मिल पाएंगे, हाथ चाहे मिल जाएं। क्योंकि 14/8 और 15/8 इन कुंडलियों का अध्ययन मैं बहुत बार कर चुका हूं आपके शो के माध्यम से। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी भारत और पाकिस्तान की कुंडली जो है उनमें कहीं भी कंपैटिबिलिटी नज़र आती है। यहाँ पर नेताओं की बात करें तो नवाज शरीफ पहले अपने घर की लड़ाई से बाहर आ जाएं। बिल्कुल। वहाँ पर उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लग चुके हैं। वहाँ पर उनका अपना डिफेंस मिनिस्टर या उनका जो आर्मी का चीफ है राहिल खान, वो कहीं किडनैप हो चुके हैं। जिस देश में अपने ही लोग अपनी ही खेती को खा रहे हों, वो देश कैसे आगे बढ़ेगा? और मैं तो ये कहता हूं कि भारत को पाकिस्तान के साथ वार्ता करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर बार हम हाथ बढ़ाते हैं और वो हाथ झटकते हैं। इसलिए इस बात को यहीं पे जब उनका समय सही आए, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान को बंटते हुए देख रहा हूँ। अच्छा, हाँ, पहले भी मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, पाकिस्तान को बंटते हुए देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं अफगानिस्तान का हिस्सा, बलूचिस्तान और कोहाट, हिस्सा है हमें मिल जाए, हमारा हिस्सा हमको मिलेगा। आपकी प्रसन्नता की मैं दाद देता हूँ कि ये राष्ट्र प्रेम जो है वो बिल्कुल आपके चेहरे पे झलकता है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारा हिस्सा हमें मिलेगा। और पाकिस्तान जो है वो अगर कहीं रहता है तो एक सिंगापुर की तरह फ्री पोर्ट कराची और सिंध रह जाएगा। बाकी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आजू बाजू के देश जो हैं उसको, क्योंकि बलूचिस्तान आज भी कहता है कि मुझे अलग कर दो। जी हाँ, जी हाँ। कोहाट, हाल ही पेशावर, में मैंने देखा था फेसबुक पे किसी ने ऐड डाल दी थी कि नवाज शरीफ बिकाऊ है, मतलब वो, हाँ वही बिल्कुल ये जो अनबन है आपसी, नहीं, नवाज शरीफ की कुंडली में ही दिख रहा है कि 15/2/2000 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमने यहाँ भविष्यवाणी की थी कि वो देश के, पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। 15/2/2017 से पहले वहाँ फिर कू हो सकता है। अच्छा, वहाँ पर फिर फौजी राज आ सकता है। वहाँ पर फिर कोई ना कोई परवेज मुशर्रफ, राहिल खान या
बाहरी ताकतों से पुश किया हुआ कोई ऐसा लीडर या फौजी उस देश का राष्ट्रपति या उस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं नवाज शरीफ की सरकार को मैंने उसी दिन बोला था कि 3 साल से ज़्यादा चलते नहीं देख रहा हूँ। वैसे तो पाकिस्तान की सरकार के बारे में भी ये कहा, किसी भी सरकार के बारे में ये कहा जा सकता है 3 साल से ज़्यादा नहीं। मैं आपकी भविष्यवाणी को नहीं दिखा रही हूँ, एक जनरल ये कर रही हूँ कि पाकिस्तान की सरकार वैसे भी अनिश्चितता से घिरी हुई रहती है। लेकिन पंडित जी, और 2 विषय हैं जिनके बारे में आपसे पूछूंगी क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। उसमें से एक है कि महाराष्ट्र की थोड़ी बात करते हैं, और उसमें से एक है राज ठाकरे जी ने हाल ही में जो हमने देखा है कि बीजेपी के सामने के अगेंस्ट काफ़ी सारे विधान उन्होंने किए हुए हैं। तो राज ठाकरे जी, उनके बारे में क्या कहोगे, उनकी कुंडली क्या कह रही है? देखिए, 2012 से राज ठाकरे की कुंडली में शनि की महादशा शुरू हो गई और 2014 का नतीजा जो है वो आपके सामने है। मगर वो एक सक्षम और एक बहुत ही बाला साहब ठाकरे की छवि लेकर और अपनी वाणी के प्रखर नेता है। सदा दिन होत ना एक समाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे पहले 2009 में उनको 13 सीटें मिलेंगी और हो सकता है आगे आने वाले दिनों में 50 सीटें मिलें। समय बदलते कभी देर नहीं लगती। जो राजा होता है रंक हो जाता है, रंक से राजा बन जाते हैं। अगर राज ठाकरे साहब की कुंडली का अध्ययन करें और उनकी भाषा और उनकी भारतीय जनता पार्टी के विरोध की बात करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उनका प्रेम मातृश्री की तरफ और शिवसेना की तरफ आज भी झलकता हुआ दिखाई देता है। हाँ, उनकी पार्टी के माध्यम से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जिन्होंने किसी भी स्टेट में अपने पार्टनर को नहीं रखा, सुखी नहीं रखा, तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे जो है महाराष्ट्र की राजनीति, महाराष्ट्र के सुख के लिए, महाराष्ट्र की प्रगति के लिए, इसीलिए उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई। महाराष्ट्र के सुख दुख के लिए राज ठाकरे जितने दुखी होते हैं, डेफिनेटली बहुत कम नेता होंगे महाराष्ट्र के जो होते होंगे। कहीं ना कहीं राज ठाकरे का जो आत्म चिंतन है वो बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिवसेना को ही नहीं, महाराष्ट्र में भी जितने मुद्दे थे उनमें से बहुत से मुद्दे अभी ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं। विदर्भा के मुद्दे पर सरकार बनाई गई और उसके बाद में किसानों का मुद्दा है, उसके बाद में और कई इंडस्ट्रियलाइजेशन के मुद्दे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडस्ट्री पहले लगने की कोशिश होती है तो गुजरात में चली जाती है। तो राज ठाकरे का दुख जो है वो बिल्कुल प्रशंसनीय है और वो अपनी राजनीति जो है उसको किसी ना किसी तरह तो आगे लेकर आने ही वाले हैं। और डेफिनेटली एक बात ध्यान रखिए, बीएमसी में उनकी दरज बहुत अच्छी होगी। ये मत समझिए कि डोंबिवली में कुछ नहीं हुआ तो आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वही भारतीय जनता पार्टी है जो छोटा भाई थी आज बाप बनकर बैठ गई। तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे का समय भी इतना अच्छा आ सकता है कि वो भी आगे आने वाले दिनों में सरकार बनाने या तोड़ने में अपनी बहुत बड़ी दखल दे सकते हैं। एग्जैक्टली। पंडित जी, हमारे पास बहुत ही समय कम है, 1 मिनट बचा है आखिरी। तो लेकिन एक विषय है जिसको मैं ज़रूर स्पर्श करना चाहूँगी। कोहिनूर हीरे को अब चर्चा में आ गया है कोहिनूर हीरा और सरकार की भूमिका उसके प्रति कि क्या वो उसे वापस भारत में लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो आप कहिए। देखिए, मैं जेमोलॉजी में बहुत सालों से अध्ययन करता हूँ। नीला कलर है उस हीरे का और नीलम के ही जैसा दिखता है। और डेफिनेटली एक बात पक्की है, आप उसका इतिहास देख लें, वो पहले तो खुद ही 150 कैरेट से 25 कैरेट 27 कैरेट का रह गया है। जिस भी राजा के पास गया उस राजा का राज नष्ट हो गया, जिस भी सरकार के पास गया। अभी आज आप देख लीजिए कि हो सकता है कि अगले 10 सालों में यूके सरकार जो है उसकी खुद ही नीलामी कर दे और भारत का ही कोई व्यापारी उसको खरीद ले। मगर उसको नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो श्रापित हीरा है। श्रापित हीरे को भारत लाने का कोई मतलब नहीं। आप नेताजी की चीज़ें लाएं, गांधी जी की चीज़ें लाएं, वो प्रशंसनीय है। आगे हमारे जितने भी नेता हैं, मदन लाल खुराना है, हमारे देश के लोग जो वहाँ पर जाके शहीद हुए, उनकी चीज़ें ला सकते हैं, उनकी स्पर्श की हुई चीज़ें ला सकते हैं। मगर ये हीरा लाना हमारे देश के लिए श्रापित हो सकता है, कहीं ना कहीं दुख भरा हो सकता है। नहीं लाना चाहिए और आएगा भी नहीं। पंडित, ये तो एक नया नजरिया इसके बारे में आपने हमें दिया है। बिल्कुल सही। बिल्कुल।
जी। पंडित जी, इसके बाद सेंसेक्स और निफ्टी बस। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो आपको याद होगा कि हमने बोला था कि कहीं ना कहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 26,000 का आंकड़ा भी छू सकता है और कहीं ना कहीं टच करके वापस आया 25,838। अभी 26,200 का आंकड़ा छू सकता है और नीचे का स्तर आज भी 25,400 है। अभी मैं 24,800 से ऊपर चला गया हूं मित्रों, ध्यान रखें। और निफ्टी की बात करें तो 7899 पे बंद हुआ, आराम से 8,000 का आंकड़ा पार करता हुआ दिखाई देता है। 7780 7750 नीचे का स्तर है। सोने और चांदी में तो आपकी प्रशंसा, आपके लत पत्र बहुत मिले। सोना 29,400 से 600 पार कर गया था, वापिस 29,600 पार कर सकता है। ये 30,000 का आंकड़ा भी पार करेगा सोना, ये हफ्ता नहीं तो अगले हफ्ते। और नीचे का स्तर जो है वो आज भी 29,100 है। चांदी आपने देखी, आपने बहुत लोगों ने अभिनंदन भी किया, पैसा भी कमाया। चांदी 40,000 वापस चली गई। एक बार फिर ये 41,000 का आंकड़ा छुएगी और नीचे का स्तर चांदी का 39,500 है। बिल्कुल पंडित जी, हमेशा की तरह वक्त कैसे गुजर गया हमें बिल्कुल ही पता नहीं चला और कुछ अच्छी चीज़ें हमें सुनने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने हमारी शो में आकर सबको मार्गदर्शन किया इसलिए। आणि शेवट करताना पुन्हा एकदा काही नावं तुम्हाला सांगायची आहेत ज्यांनी नियमितपणे हा कार्यक्रम बघून आम्हाला सूचना कळवल्यात, अभिनंदन केलं आहे। आणि त्यातली काही नावं आहेत: प्रवीण कोंडूभैरी हे सोलापूरचे आहेत, विजय थोरात आहेत, प्रथम सरवदे आहेत, गणेश सिंग मोरे आहेत, SP वायकर, सुरेखा नेर्ले आणि सुधीर अटकिरे हे अगदी कर्नाटकपासून ते मुंबई, सोलापूर, नागपूर अशा सगळ्या भागातनं हा कार्यक्रम पाहिला जातोय आणि त्यांच्या कौतुकाचे आम्ही धनी होतोय। यासाठी पंडितजी आणि मी व्यक्तिशः तुमचं खूप खूप आभार मानते। आज वेळ इथेच संपली आपली, कार्यक्रमात इथेच थांबतोय, पण तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र, थेट अचूक बिनधास्त।